Good morning, my dear students. I am Shreya, your chemistry teacher. Sorry for late. स्टूडेंट्स मेरे कुछ रीजंस की वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ आपकी वीडियोस बनाने में, बट मैं बायो की वीडियोस बना रही थी। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है, हाँ जो मैथ्स वाले हैं उनको लगेगा कि मैम ने कुछ नहीं कराया है। स्टूडेंट्स होप सो ऑल आर गुड। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर नियर एंड डियर वंस टू। एंड बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को प्रमोट हो गए हैं, एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़े बोर्ड के, है ना। और ऐसे ही हम 11th क्लास में आ गए, अब 11th वाले हो गए, हम सीनियर क्लासेस में आ गए। ओके। सो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने पीसीएम लिया है, पीसीबी लिया है, होप सो उन्हें पता होगा उनका मेन मोटिव क्या है लेने का। ठीक है ना, उन्हें अच्छे से पता होगा उनका मेन मोटिव क्या है, किस रीज़न की वजह से उन्होंने लिया है। ऐसे तो नहीं ना कि आपने अपने फ्रेंड्स के चक्कर में ले लिया कि मेरे फ्रेंड ने लिया है तो मैं भी यही सब्जेक्ट लूँगा, क्योंकि इसका कुछ बेनिफिट नहीं होता। आपको इन फ्यूचर जाके बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अगर किसी ने ऐसा किया है। ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसा किया है वो भी सोच ले, समझ ले, ठीक है, और अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग, मैं बता दूं, आप लोगों को बुक्स लेना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक्स तो सब ले ही लो। जो टेक्स्ट बुक होती है वो बाद की बात होती है, वो आप बाद में ले लेना, बट फिलहाल एनसीईआरटी बुक्स तो ले ही लो, क्योंकि इतने बुक्स नहीं होंगे इतने आप क्या पढ़ोगे, कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, हम पढ़ाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, बट वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, हम आज से हमारी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी, अगर इवन पूरी वीडियो भी समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। मैं पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर दोबारा समझा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, और ये मत सोचना कि मैम ने तो एक पीडीएफ बनाई और मैम मुझसे समझा रही है। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे पीडीएफ बनानी पड़ रही है, बट आप लोगों को सेम वैसे ही समझाऊंगी जैसे मैं आप लोगों को ऑन द ब्लैक बोर्ड समझाती। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल, क्लास 9th के लेवल से लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को किसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। ठीक है, तो इट्स माई ड्यूटी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूँ। ठीक है, सो हम हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले मैं और भी ज़्यादा बेसिक बताना चाहूँगी आप लोगों की कि बेसिक होता क्या है हमारी केमिस्ट्री में। देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स को, हमारा यूनिवर्स है मैटर। सबसे पहले तो मैटर ही ले लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे पढ़ा होगा, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी मास है, मतलब कोई मामूली सा भी मास है, और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, घेर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? मैटर कहते हैं। सपोज इसका एग्जांपल आप खुद से लीजिए। आप क्लास में एक सीट पे बैठे हुए हो, इतने आप उस सीट पे बैठे हुए हो, कोई और बच्चा उस सीट पे आके नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि आपने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। दैट्स मीन यू आर मैटर। ठीक है, आप क्या हो? एक मैटर हो। कोई भी चीज़ जो एक जगह घेर लेती है और उसमें कुछ वजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर को हमने 2 पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर की, एक होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके केमिकल्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। ध्यान आया? कुछ क्लास 9th में यहीं से स्टार्ट किया था, क्लास 9th, या एक्चुअल साइंस को समझना हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। फिर अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ, उसके बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर का दूसरा नाम क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होता है। क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंसेस भी हम कहते हैं किसको? मिक्सचर्स को। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस को फिर किस में डिवाइड करते हैं हम? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। किस में? देखिए, अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ एक फिक्स्ड अमाउंट में होती है। ठीक है, प्योर कंपाउंड्स कौन से होंगे? बिल्कुल शुद्ध, जो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में होंगे। और मिक्सचर में क्या होता है? कोई भी फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता। मिक्सचर का मैं एग्जांपल अगर ले लूँ, आपके घर में सब्जी बनती है डेली, उसमें सब नमक स्वाद अनुसार डालते हैं, मिर्च स्वाद अनुसार डालते हैं, बाकी के मसाले भी स्वाद अनुसार डालते हैं। कोई ज़्यादा
ड्राई खाता है, ठीक है ना, कोई कैसी ज़्यादा करी वाली खाता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। इस तरह की जो कंपाउंड हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर्स बोल देते हैं। क्या कह देते हैं, मिक्सचर्स, जिसमें किसी भी चीज़ का फिक्स प्रपोर्शन ना हो। लेकिन अगर मैं कंपाउंड्स की बात करती हूँ, या सॉरी प्योर सब्सटेंस की, तो यहाँ पे आप एग्जांपल लो, सपोज H2O, ठीक है। H2O हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का होता है। और हमेशा किस रेशियो में पाया जा रहा है, ये हमेशा पाया जाता है 2:1। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हमेशा हाइड्रोजन के, और 1 मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का। 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का। तो फिक्स है ना कि हमेशा अगर हम क्या ले रहे हैं, 75% या 50% हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो 25% हमें क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात आती है हमारे प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अब देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हमारे होते हैं जो सिंगली पाए जाते हैं, सिंगल फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, H2 मेरा एक एलिमेंट है, O2 मेरा एक एलिमेंट है, N2 मेरा एक एलिमेंट है, हीलियम एक गैस जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, ये मेरा क्या है, क्या है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स है। कार्बन एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, इवन क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। ये सब क्या है, एलिमेंट हैं, जो किसमें, एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब जो प्योर फॉर्म में अभी उसने किसी से कोई रिएक्शन नहीं की, जिस कंडीशन में उसने किसी से कोई रिएक्शन नहीं की, वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। बताते हैं कि कंपाउंड्स की क्या होती है। कंपाउंड्स देख लेते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। लेट चेंज मी द कलर ऑफ पेन, यस इट इज़ मोर सुटेबल। सो हम बात कर रहे थे किसकी, कंपाउंड्स की। अब देखिए कंपाउंड्स क्या होंगे, सपोज कीजिए H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन ने किससे रिएक्शन कर ली, ऑक्सीजन से। HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन ने किससे रिएक्शन कर ली, क्लोरीन से। CaCl, कैल्शियम ने किससे रिएक्शन कर ली, क्लोरीन से। CH4, कार्बन ने किससे रिएक्शन कर ली, हाइड्रोजन से। ओके, SO4, सल्फेट, सल्फर ने किससे रिएक्शन कर ली, ऑक्सीजन से। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, जहाँ पे क्या कर लेता है, वो रिएक्शन कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। लेकिन वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो एक फिक्स रेशो में रिएक्शन करेगा। जैसे मैंने बताया इसका रेशो क्या है, सॉरी 2:1। ठीक है, HCl का अगर मैं रेशो की बात करती हूँ, HCl का रेशो क्या है, 1:1। अगर मैं SO4 की बात करूँ, यहाँ पे रेशो क्या है, 1:4। CH4 के रेशो की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ भी सेम रेशो है, क्या रेशो है, 1:4। अगर मैं CaCl2 की बात करती हूँ, रेशो क्या है, 1:2। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कंपाउंड, जहाँ पे एटम्स मिलके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। जब एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इतना समझ में आया। अगर किसी स्टूडेंट को इतना नहीं समझ में आया, तो मेरी रिक्वेस्ट है उससे वो क्लास 9th की NCERT पढ़े एक बार। क्लास 9th की NCERT से उसका फर्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़े, तभी वो 11th की स्टडीज स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा होता है कंपाउंड। अब बात आती है फिर कि अब हमने मिक्सचर को कैसे डिवाइड किया है। आइए देखते हैं मिक्सचर को कैसे डिवाइड किया है। मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द होमोजीनियस वन एंड द हेट्रोजीनियस। देखिए, अगर मैं पानी में नमक मिला दूँ तो वो नहीं दिखेगा, मैं कितना ही नमक मिला दूँ, कोई फिक्स रेशो तो होता नहीं है। ठीक है, वो नहीं दिखेगा, सारा क्या रहेगा, डिजोल्व हो जाएगा, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट वाटर बन जाएगा। ऐसे ही अगर पानी में चीनी को घोल दूँ तो वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं, जिसमें 2 चीज़ें आपस में क्या हो, डिजोल्व हो, मिक्स हो, लेकिन हम उसमें डिफरेंस ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हम होमोजीनियस कहते हैं। फिर बात आती है हेट्रोजीनियस की। अगर मैं पानी में मड को डिजोल्व कर दूँ, मिट्टी या कीचड़ को डिजोल्व कर दूँ या रेत को डिजोल्व कर दूँ, वो अलग ही दिख जाएगा। ठीक है, हम उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। या फिर इसका हम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, अगर दाल में कंकड़, ठीक है ना, पल्सेस में कंकड़ आते हैं राइस में, तो ये भी किसके होते हैं, हमारे हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब फिर बात आती है फर्दर, हमने एलिमेंट्स को किसमें
फर्दर डिवाइड किया है, एलिमेंट्स को डिवाइड किया मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। ये आप लोग क्लास 10th में बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्योंकि एग्जाम एट द पीक टाइम कैंसिल हुए हैं, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन सबने कर ली होगी। तो आई होप सो कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, बताने की नीड नहीं है। तो अब समझ में आया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड कहाँ से आए हैं, इतना फर्दर क्लासिफिकेशन करने के बाद आए हैं। ठीक है, अब मेन हमारा जो आता है वो आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मेन मुद्दा हमारा ये है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो अब हमें हमारी पूरी 11th और 12th में पढ़ना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आप लोगों ने कार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 इन क्लास 10th एट द फर्स्ट पेज। यू कैन ईजिली सी व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, हमारी केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं। द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। पहली कौन सी होती है हमारी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। अभी 11th 12th में हमारे पास 2 बुक्स रहती हैं, एक ऑर्गेनिक की रहती है और एक इनऑर्गेनिक की। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में आओगे, हायर क्लासेस में आओगे, तो हमारे पास 3 बुक्स हो जाएंगी केमिस्ट्री की। अब आगे देखते हैं, आगे ये ट्रू सस्पेंशन कॉलाइडियल, ये भी आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। जहाँ पे इसकी नीड होगी मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, फर्दर देखते हैं। देखिए, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स। देख पा रहे हो आप लोग, ये क्या है, एलिमेंट्स। जो भी हमने पढ़े हैं ना एलिमेंट्स, मतलब हमारी जो प्योर सब्सटेंस है वो 2 में डिवाइड है, एलिमेंट और कंपाउंड्स में। तो ये वही एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में लर्न करे होंगे 1 to 30 तक, तो सेम वही हैं सारे। किसी ने लर्न नहीं किए हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं उसे ट्रिक बता दूंगी। ठीक है ना, मैं उसे फिर ट्रिक बता दूंगी अगर किसी को लर्न नहीं है 1 to 30, लेकिन होने चाहिए। वैसे 11th 12th में आके तो ये एटलीस्ट सारे ही लर्न हो जाने चाहिए, बट फिलहाल आप लोग 30 तक लर्न करो अगर लर्न नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे 30 तक लिखे हुए हैं सारे एलिमेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, लैटिन लैंग्वेज से आते हैं। बात आती है हमारी कि केमिस्ट्री होती क्या है केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में बताऊं, केमिस्ट्री क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, कैम और मिस्ट्री। मतलब केमिकल्स की मिस्ट्री, केमिकल्स का रहस्य है कि कोई भी केमिकल या कोई भी मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, कैसे बना है, क्यों बना है। ठीक है, देखिए फिजिक्स में हम पढ़ते हैं हमारे नेचुरल फिनोमिना जितने भी हैं। बायो में हम पढ़ते हैं लिविंग बींग्स के बारे में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सारे केमिकल फिनोमिनाज, जो भी मैटर है। ठीक है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक सुई से लेके और एक पहाड़ तक, हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन, उसकी रिएक्शन, उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आगे देखिए फर्दर, केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं। द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ओके, अब आती है मैटर। मैटर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारा क्या है, मैटर को में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड आफ्टर दैट गैस। तो अब हम 1 by 1 इन सबको पढ़ेंगे। देखिए, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो मैटर है उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। मैटर की जो शेप है वो क्या होती है, फिक्स होती है, उसका एक वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड की बस यही 2 खास बातें हैं, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा और उसकी शेप भी फिक्स होगी, आप उसकी शेप को भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इन दिस स्टेट और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं। जितनी टाइटली पैक होंगे उतना ही उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्ती अच्छी हो तो जल्दी से छोटी बात भी दोस्ती को नहीं तोड़ सकती। वो इजिली क्या रहेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे, एक दूसरे के करीब रहेंगे। ठीक है, तो उनको दूर करने के लिए बहुत बड़ा इशू होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही अगर हमें सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में या गैस में, तो उसे बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है। उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। आपके और आपके दोस्त के बीच में, मतलब आप और आपके फ्रेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा ना। मैं घर से बात नहीं कर रही हूँ, मैं फीलिंग्स के थ्रू बात कर रही हूँ।
घर में तो मुझे नहीं पता कितनी दूर है, मे बी ऐसा हो कि एक थाना भवन में और एक शामली में हो, लेकिन बाय फीलिंग्स आप लोग एक दूसरे से काफ़ी क्लोज, काफ़ी अटैच फील करते हो ना, तो मतलब आप लोगों के बीच में स्पेस नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी है। तो सेम वही है, जितनी क्लोजली पैक होंगे उनमें स्पेस उतना ही कम होगा। दे हैव, उनकी डेंसिटी काफ़ी हायर होती है और उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या आप कभी टेबल को कंप्रेस कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या होती है? ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, वुड एक्सेट्रा सॉलिड। जितने भी मेटल्स हैं हमारे ए टू जेड, जितने भी मेटल्स हैं हमारी पूरी केमिस्ट्री में, सब क्या होते हैं? हमारे सॉलिड होते हैं। क्लास 10th में पढ़ा है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स में, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मैं लिक्विड बात करूँ, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बट वॉल्यूम होता है। देखिए, आपने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, वो रहेगा तो एक ग्लास ही, लेकिन आप उसको किसमें, एक बकेट में भी डाल सकते हैं, एक मग में भी डाल सकते हैं। मग में डालोगे वो मग की शेप ले लेगा, टब में डालोगे वो टब की शेप ले लेगा, बकेट में डालोगे बकेट की ले लेगा, बट उसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा ना। और उसमें अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करती हूँ, अट्रैक्शन की बात करती हूँ, अट्रैक्शन उसमें भी होता है, लेकिन सॉलिड से कम, सॉलिड से कम अट्रैक्शन होता है। और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर से होते हैं, तभी तो वो बह सकता है, इजिली फ्लो कर सकता है। ठीक है, इजिली फ्लो कर सकता है वो, और एज अ रिजल्ट उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ये बात थी मेरी लिक्विड की। अब बात आती है, जितनी देखिए, जैसे मेरा अल्कोहल, वाटर, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। अब आप कहोगे मैम क्या लेके बैठ गए, छोटी क्लासेस की बातें हैं, बट मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, ऐसे अगर देखिए यहाँ पे आप लोग इजिली देख सकते हैं व्हाट आई मीन टू से, जस्ट वेट। देखिए, सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं कितना क्लोजली पैक हैं, बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। मैं लिक्विड की बात करती हूँ, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, बीच में थोड़ा सा स्पेस भी है यहाँ पे। ठीक है ना, देख पा रहे हो ना स्पेस, इस तरह से। और अगर मैं गैस की बात करती हूँ, गैस के पार्टिकल्स और भी ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स क्या हैं? और भी ज़्यादा दूर है, और उनके बीच में और भी बहुत सारा स्पेस है। देखिए कितनी ईजिली मैं यहाँ पे अपना पेन को क्या कर पा रही हूँ, पेन से मार्क कर पा रही हूँ, लेकिन लिक्विड्स के बीच में इतना इजीली नहीं कर पा रही, बट हल्का सा कर पा रही हूँ। और सॉलिड के बीच में तो मैं कहीं पे मार्क कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो गैस का ना कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये बात किसकी होती है? हमारी गैस के लिए होती है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मैंने आप लोगों को बता दिए ना क्या होते हैं? अ सिंगल सब्सटेंस और अ सैंपल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस। या तो एक सब्सटेंस हो सिर्फ, या क्या हो, और अ सैंपल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज नॉन एज अ सिंगल। या तो वो खुद में ही एक सब्सटेंस हो, या एक ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ एक ही किसको, सब्सटेंस को कैरी करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। बेटा ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अभी बस जस्ट फ्यू मिनट्स पहले। ठीक है, तो कभी आप लोगों को लगे कि मैंने बताया नहीं है। ये मेरी बात थी किसकी? प्योर कंपाउंड्स की। देखिए, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। मैंने आप लोगों को बता दिया ना एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारी केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। एंड यू नो, बहुत ईजी है 118 एलिमेंट्स को लर्न करना, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, विदिन 15 मिनट्स हम इन्हें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट, देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। ठीक है ना, तो किससे मिलकर बनती है? सेल। ऐसे ही बड़ी से बड़ी चीज़ भी, कोई भी चीज़ हो, जैसे बायोलॉजी की यूनिट क्या है? सेल है। ऐसे ही केमिस्ट्री की यूनिट क्या है? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे सिंपल फॉर्म होती है किसी भी मैटर की, और हम एलिमेंट्स को तोड़ नहीं सकते। हम मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे, हम कंपाउंड्स को तोड़ देंगे, हम होमोजीनियस मिक्सचर को तोड़ देंगे, हेट्रोजीनियस को तोड़ देंगे, बट हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ना ही फिजिकल मेथड्स के थ्रू, ना ही केमिकल मेथड्स के थ्रू। नेचुरली देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें से नेचुरली कितने हैं? हमारे 92 हैं, और बाकी जितने हमारे बचते हैं वो सब हमने लैब में प्रिपेयर किए हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड्स मैंने बताया, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस की ही फॉर्म होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं एक फिक्स रेशियो में। उनका रेशियो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं वाटर का, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए। देखिए जो मैंने आपको रेशियो बताया था वो मैंने बताया था अनबैलेंस इक्वेशन का, बट दिस वन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल लिया है ऑक्सीजन का, तो ये इसका वेट कितना हो गया? 4 हो गया, और उसका 32 हो गया है मास।
ये हम मास कर रहे हैं, मास निकालना क्लास 9 में सीख के आते हैं, बट ये सब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, बहुत जल्दी सिखाऊंगी, लाइव क्लास में सिखाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या है, अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि मुझे कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम केमिस्ट्री की वीडियो बना दो, मैम कब बना रहे हो, आप बना नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है 1:8 इस तरह से आता है कि जब देखिए हमारे हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन का मास मेरा 2 है, 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन का मास इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, सो दैट्स वाई इट इज 4। और ऐसे ही अगर मेरा एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ये मेरा ऑक्सीजन है और ये 1 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ये दिस 1। तो अगर एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है मेरा एक मिनट बच्चा, 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 32 होगा। सिंपल है ना। तो 32 और 4 आ गए ना हमारे, 32 और 4। तो अगर मैं 4 से 32 को डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 1:8 आएगा। सिंपल है, इस तरह से हम मास निकाल सकते हैं, और इन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं जो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। अब बात आती है कि मैम आपने ये नहीं बताया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिकल क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, वो केमिस्ट्री जिसमें हम 117 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, 117। तो आप कहोगे मैम फिर आपने तो अभी बोला था कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। यही तो लॉजिक है बेटा, एक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, 117 एलिमेंट्स। ठीक है ना, द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ के जिसके बारे में और बाकी जितने एलिमेंट है जिसमें हम पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन आइटम आर नॉट प्रेजेंट, ऐसे आइटम जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इस तरह की केमिस्ट्री को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जैसे NaCl, H2SO4, HCl, NaOH। ठीक है, और आपका CSO4, LiOH, KOH। ठीक है ना, Fi, Ki, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, इन सब में कार्बन नहीं पाया जा रहा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, जिसमें हम कार्बन की स्टडी करते हैं विद हाइड्रोजन। द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइनली। खाली कार्बन के हुए तो भी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, खाली हाइड्रोजन के हुए तो भी नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड है कि कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा आपस में जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग एग्जांपल्स में देख भी सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मैंने बता दिया है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको आगे जाके बतानी है। अब आती है फिजिकल क्वांटिटीज़। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, जो हायर चीज़ें हैं, जो मतलब थोड़ी हाई लेवल की हैं, वो मुझे पता है बीच में स्किप है अभी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किप ही रहेंगी, मैं उन्हें कराऊंगी आपको लाइव क्लास में। उससे पहले मुझे आप लोगों को बेस क्लियर करना है। बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। ठीक है, जो हमारे मेजरमेंट्स होती है केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ 3 तरह की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट हैं, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती, उन्हें हम क्या कह देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह देते हैं बेटा। कौन सी, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहती, वो क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मास है, लेंथ है, लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं होती, मास किसी पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, टाइम किसी पे डिपेंड है, कभी भी डिपेंड नहीं होता टाइम, नेवर एवर, टाइम फ्रीली होता है। इस तरह की क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और देखिए डेराइव का तो नाम ही उसके नाम से पता लग रहा है, जो किसी चीज़ से डेराइव हुई हैं, मतलब वो किसी पे डिपेंड है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर, ल्यूमिनियस, ये सब इलेक्ट्रिक करंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहती, इन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं। डेराइव क्वांटिटी वो होती हैं जो किसी पे डिपेंड होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं, जैसे आपका स्पीड हुआ, वेलोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब। ठीक है, ये सब सिर्फ आपका एक बेसिक है, इस मतलब इसमें आप लोगों को इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लर्निंग का है ये। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारी 2 तरह की होती है, होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल।
दोज क्वांटिटी विच आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। देखिए जो हमें ज्योमेट्रिकल, जब हम किसी शेप के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे प्लेन एंगल का। ठीक है, जब हम किसी भी शेप वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। यूनिट्स होती क्या है, यूनिट्स एक सिंबल्स होते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किलोग्राम को हम केजी से करते हैं, ग्राम को जीएम से करते हैं, ठीक है, और आपका लीटर को एल से करते हैं, मिलीलीटर को एमएल से करते हैं, नैनोमीटर को एनएम से करते हैं। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम क्या कह देते हैं, यूनिट्स कह देते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया मैंने, फंडामेंटल, डेराइव, सप्लीमेंट्री, ये सब बता दिया। अब बात आती है हमारी मास। मास क्या होता है, क्लास 9 का 3rd चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक होता है मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का जो अमाउंट है वो मास है। ठीक, अब आप कहोगे मैं मास और वेट एक ही तो है, डिफरेंस थोड़ी है। नहीं जी, डिफरेंस होता है। वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ठीक है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, जबकि मास किसी पे डिपेंड नहीं करता। मैं अगर किसकी बात करती हूँ, वेट की, वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी। M होता है यहाँ पे मास, G इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। और वेट, अगर मुझे वेट निकालना है तो मुझे मास में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हमेशा 9.8। ठीक है, सपोज मेरी कोई चीज़ है जिसका मास कितना है, 1 है। ठीक है, तो मुझे उसका मास कितना है, 1। ठीक है, अगर मैं उसका वेट की बात करती हूँ, उसका वेट कितना है, 9.8, क्योंकि इसमें हमेशा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं मास की बात करती हूँ, मास हमें एक एक्चुअल वैल्यू होती है। आप किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ, वो हमेशा हर यूनिवर्स में सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन वेट यूनिवर्स टू यूनिवर्स, सॉरी प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ वेट की, वेट मैंने आप लोगों को बता दिया, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम मास में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वेट बन जाता है मेरे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, वेट ऑफ बॉडी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट मास जो होती है वो जीरो होती है, कैन बी ओनली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ, अगर मैं वेट ऑफ बॉडी की बात करती हूँ, वो बिल्कुल जो अर्थ का सेंटर है वहाँ पे जीरो होती है। वहाँ पे जीरो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अर्थ का जो बिल्कुल बिल्कुल मिड पॉइंट है वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहाँ पे मास भी नहीं है। इसीलिए अब बताती है वॉल्यूम क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है। वॉल्यूम और डेंसिटी वैसे आप लोग पता भी होगा, ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं। एक चीज़ के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो उसका वॉल्यूम होता है। एक चीज़ के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो उसका वॉल्यूम होता है, जिसको हम लीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। ये सब हम देख सकते हैं। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसकी मेजरमेंट्स भी होती हैं, जिसकी डायरेक्शन मेजरमेंट होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम क्या कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम, मास, डेंसिटी एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक ही फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी को डिनोट, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से, मास को एम से और डेंसिटी को स्मॉल डी से। सो ये हमारा क्या बन जाता है, वी इक्वल टू एम अपॉन डी बन जाता है। टेम्परेचर की बात करती हूँ, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी चीज़ का तापमान मेज़र करते हैं। मतलब कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, जिससे हम ये मेज़र करें वो क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को मेज़र करने की 3 यूनिट्स होती हैं हमारी। द 3 यूनिट्स आर लाइक दैट। जो 3 यूनिट्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं हमारी, कैसी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है, और डिग्री, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये 3 डिग्री हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब बात आती है हमारी केमिस्ट्री में कुछ लॉज हैं। ठीक है ना, रिएक्शन को करने के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। हमें जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं हमें उन नियम को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और इस तरह के लॉज को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस तरह हमारे पास 5 लॉ हैं। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड द थर्ड वन इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये कौन कौन से लॉज हैं हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, गोस लॉ, ये गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो रूल्स। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एवोगैड्रोस नंबर। ये 3 लॉज हैं, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इन लॉज को हम देखते हैं आगे। ये लॉज क्या होते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वगैरह हम सब देखेंगे। या हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिर आप बोलोगे मैम आज ही इसने सारा करा दिया। विद इन 2 डेज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक कल की वीडियो में और परसों होप्सो में लाइव क्लास ले लूँ। अगर कंडीशंस फेवरेबल रही तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट बच्चों प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। मैंने बहुत मेहनत की है, आप लोगों के पहले नोट्स बनाए, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, जो कहीं से भी बुक अवेलेबल नहीं हुई ड्यू टू पैंडेमिक कंडीशंस। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।